नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार को भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन वार्ता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों से एक ही दिन में 3 लाख से अधिक लोगों को ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन प्रदान किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हुनर हाट जैसी पहल से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिल रही है। सेना कमांडरों का छमाही 5 दिवसीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। दुनिया भर में यीशु मसीह के पुनर्जीवन का प्रतीक ईस्टर त्योहार मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मुनीश के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कल से शुरू हो रहा 3 दिवसीय गुजरात दौरा काफी व्यस्त रहेगा। श्री मोदी कल सबसे पहले गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। मंगलवार की सुबह वह बनासकांठा जिले के दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वह शाम को जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी बुधवार को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वह शाम को दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भी शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री मंगलवार को जामनगर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे। ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र केंद्र होगा जो वैश्विक आरोग्यता के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। श्री मोदी बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। आशा है कि इस रेडियो स्टेशन से लगभग 1700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 8 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे मुंबई पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कोबिता जुगनॉथ और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी भारत आया है। श्री जुगनॉथ 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बनाए जा रहे पारंपरिक वैश्विक औषधि केंद्र की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन में भी भाग लेंगे। श्री जुगनॉथ भारत प्रवास के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। इसी वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में वो मुख्य अतिथि भी थे। भारत मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों और निर्यातकों में से एक है। 1820 के दशक से ही भारतीय श्रमिकों ने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस जाना शुरू कर दिया था। जनवरी 2017 में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों के लिए
विशेष OCI कार्ड की व्यवस्था की गई थी। मॉरिशस ने अक्टूबर 2004 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत मॉरिशस में 30 दिनों तक की अवधि के लिए आने वाले भारतीय पर्यटकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अतहर सईद। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने बताया कि ये दौरा काफी अहम है और इससे भारत मॉरिशस संबंध और सुदृढ़ होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। मॉरिशस तो भारत का बहुत ही अभिन्न मित्र है। हमको ये याद रखना हो, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार सरकार की शपथ ग्रहण हुई थी, तो तब हालांकि सभी शीर्ष नेता सार्क देशों के बुलाए गए थे, वो उसमें प्रधानमंत्री मॉरिशस को भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि वहां पर भारतीय डायस्पोरा का बहुत ही ज्यादा नंबर्स में वहां पर हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और जो वहां पर प्रधानमंत्री भी बने हैं, उन्होंने भी बहुत इसमें योगदान दिया है हम दोनों देशों के संबंधों को और सहयोग को आगे बढ़ाने में। इससे पता चलता है जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बृहस्पतिवार को 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी। श्री जॉनसन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा श्री जॉनसन बृहस्पतिवार को गुजरात का भी दौरा करेंगे। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिसे 2021 में भारत ब्रिटेन वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में और प्रगाढ़ बनाया गया था। दोनों प्रधानमंत्री रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपने साझा दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे। वो द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उधर श्री जॉनसन ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के बीच बहुत मायने रखती है। श्री जॉनसन की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाना है। इस दौरान रणनीतिक रक्षा सहयोग, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गहन वार्ता होगी। श्री जॉनसन ने कहा कि एक बड़ी आर्थिक ताकत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ब्रिटेन के लिए काफी महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि निरंकुश देशों से वैश्विक शांति और समृद्धि के खतरों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक और मित्र देश एक साथ रहें। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के तेजस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले दिनों में 30,000 कुशल कार्यबल संयुक्त अरब अमारात भेजा जाएगा। मुंबई में हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद श्री ठाकुर ने कारीगरों और शिल्पकारों से अनुरोध किया कि वो अपने उत्पादों को OTT प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की गरिमा पर जोर दिया है। कारीगरों और शिल्पकारों को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ही पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया था। मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। एक प्रयास से और पूरे दिल से काम करने से, अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो, तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। श्री ठाकुर ने कहा कि हुनर हाट के अगले 35 सत्रों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करता है। लगभग 7 सालों के अंदर 9 लाख से ज्यादा रोजगार और रोजगार के अवसर हुनर हाट के माध्यम से इन दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों और उनसे जुड़े हुए लोगों को मिली है। मुंबई के इस हुनर हाट के प्रांगण में अगर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव करना चाहें, आपको मिलेगा। आपको जो है इस हुनर हाट के प्रांगण में अनेकता में एकता का एहसास होगा और हमारे देश की अलग अलग
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक की जो संस्कृति है, जो कला है, जो कौशल है, उसका एहसास होगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के माध्यम से देश भर में लोगों को एक दिन में 3 लाख से अधिक ई संजीवनी टेली परामर्श दिए गए हैं। इन केंद्रों पर एक दिन में दिए गए टेली परामर्श की ये सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 1,80,000 टेली परामर्श का है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की चौथी वर्षगांठ पर कल 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑनलाइन ई संजीवनी टेली परामर्श सेवाओं का शुभारंभ किया। फिलहाल देश में 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र संचालित हो रखे हैं। इन केंद्रों पर आम लोग शीर्ष चिकित्सकों से परामर्श ले रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि टेली परामर्श सेवा ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए टेली परामर्श सेवाएं महत्वपूर्ण हैं और सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक दिन में ये रिकॉर्ड उपलब्धि ई संजीवनी की अत्याधुनिक तकनीक के कारण संभव हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कोविड टीकाकरण की दर दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि टीकाकरण के मामले में भारत पहले स्थान पर है। इस बीच राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 186 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1100 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और 954 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य दर 98.76% है। भारत ने कोविड से हुई मौत की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति व्यक्त की है। एक अमरीकी अखबार में प्रकाशित लेख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से हुई मौत को सार्वजनिक करने के मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार तकनीकी सहयोग कर रहा है। एक रिपोर्ट। अमरीकी अखबार में प्रकाशित आलेख में कहा गया था कि कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों में भारत बाधक बन रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने आंकड़े जुटाने के लिए 2 मानदंड अपनाए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को 6 पत्र लिखे हैं। भारत ने गैर आधिकारिक तरीकों से जुटाए गए आंकड़ों के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा कि ट्यूनीशिया जैसे कम जनसंख्या वाले देश और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए आंकड़े जुटाने के मानदंड एक समान नहीं रखे जा सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आंकड़ों के लिए सभी देशों को 2 श्रेणियों में रखा है। भारत को दूसरी श्रेणी के देशों में रखा गया है। भारत का कहना है कि एक श्रेणी के देशों पर लागू मानदंड को भारत के 18 राज्यों के अपुष्ट आंकड़ों पर लागू करने से मौत के अनुमान में काफी अधिक अंतर सामने आ रहे हैं। इसलिए इन आंकड़ों की सटीकता संदिग्ध है। भारत का कहना है कि यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े जुटाने की प्रणाली विश्वसनीय है तो इसे पहली श्रेणी के देशों पर भी लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार संगठन के साथ लगातार सहयोग कर रही है क्योंकि सही डेटा सामने आने से नीतिगत निर्णय लेने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि अमरीकी अखबार ने भारत के आंकड़े तो जुटा लिए हैं लेकिन उसे अन्य देशों के आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार को भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर करेंगे गहन वार्ता। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है, देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों से एक ही दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन प्रदान किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, हुनर हाट जैसी पहल से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिल रही है। और सेना कमांडरों का 6माही 5 दिवसीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली में होगा। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुनिया भर में यीशु मसीह के पुनर्जीवन का प्रतीक ईस्टर त्योहार मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू की। सेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन कल नई दिल्ली में होगा। सैन्य कमांडरों का यह सम्मेलन साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में होता है। सम्मेलन में भारतीय सैन्य बलों के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श और महत्वपूर्ण नीतियों को अंतिम रूप दिया जाता है। 5 दिन के सम्मेलन में सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमा की स्थिति, संपूर्ण परिदृश्य में खतरों का आकलन और इनसे निपटने की तैयारियों तथा क्षमता विकास पर चर्चा करेंगे। विचार विमर्श के दौरान सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वदेशी के माध्यम से आधुनिकीकरण तथा अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव प्रमुख मुद्दे होंगे। बृहस्पतिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वरिष्ठ कमांडरों से मिलने और उन्हें संबोधित करने की संभावना है। वरिष्ठ कमांडर कार्य सुधार, वित्त प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल और सेना के डिजिटीकरण के अलावा क्षेत्रीय कमान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर भगवत कराड ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़े के दौरान एक कार्यक्रम में श्री कराड ने कहा कि इन बैंक खातों में 1,68,000 करोड़ रुपए जमा हैं। इन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वंचित लोगों के बैंक खाते खोलना, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को वित्त उपलब्ध कराना और उनकी सेवा करना है। योजना के अंतर्गत अभी तक बैंक खाता धारकों को 31 करोड़ 60 लाख रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी करने वाला आरोपी भी इनमें शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी से पिस्टल बरामद कर ली गई है। जांच प्रक्रिया जारी है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया कि जहांगीरपुरी क्षेत्र में स्थिति अब नियंत्रण में है। जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि 2014 में अरविंद केजरीवाल ने स्वयं एक भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन शुरू की थी और दावा किया था कि इस नंबर पर हजारों फोन आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2015 में एक नई हेल्पलाइन 1031 शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इस पर 1,25,000 फोन किए गए। 152 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनमें से 35 को गिरफ्तार किया गया। कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था, इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आईं, 11 मामले दर्ज हुए, 7 से 11 मामले। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031, जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया भर में आज ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में मध्य रात्रि को विशेष प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद,
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर बधाई दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1946 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य शास्त्री ने 1908 से 1922 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। वे पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए। वे 1915 में उस संगठन के अध्यक्ष बन गए। शास्त्री 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1911 में मद्रास जिला कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने 1913 से 1916 तक मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। वे 1916 से 1919 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा 1920 से 1925 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य रहे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शास्त्री ने बिल की निंदा करते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया, जिसे काफी सराहा गया। शास्त्री ने लीग ऑफ नेशंस के लिए भारत के शिष्टमंडल तथा ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए एजेंट भी रहे। 1924 में भारत के लिए होम रूल की मांग के लिए उन्होंने एनी बेसेंट के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। शास्त्री महात्मा गांधी के करीबी मित्र और सहयोगी भी थे। गांधी जी लेखन में उन्हें बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। 1930-31 के दौरान शास्त्री ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग का कड़ा विरोध किया। शास्त्री की मृत्यु पर गांधी जी ने हरिजन में प्रकाशित संवेदना संदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मृत्यु ने न केवल हमें अलग कर दिया, बल्कि भारत के श्रेष्ठ पुत्रों में से एक को इस दुनिया से भी जुदा कर दिया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और लेखक नित्यानंद मोहपात्र को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 2012 को हुआ। नित्यानंद राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1930 और 1942 के बीच 3 बार अंग्रेजों की जेल में रहे। स्वराज्य पाला जैसी कविता और मौसी जैसी लघु कथा जैसे उनके आरंभिक लेखन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत नित्यानंद निर्वाचक राजनीति में आ गए। वे 1957 से 1971 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1967 से 1971 तक आपूर्ति और सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व संभाला। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। महान ओडिया कवि कांतकवि लक्ष्मीकांत मोहपात्र के पुत्र नित्यानंद ओडिया पत्रिका डगर के संपादक और स्वतंत्रता के उपरांत लघु कथाकार के रूप में साहित्य जगत में आए। वे अंतिम समय तक राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे।
महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। মা তোর ছেলেরা ঘর ছেড়েছে শহীদ হবে বেশ ছাড়বে দেখেছে বারুদ ভরা স্বপ্ন বুকে স্বাধীন হবে দেশ রে। हम स्वाधीनता सेनानी अनुरूप सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1924 को हुआ था। चटगांव के निवासी अनुरूप सेन विभिन्न क्रांतिकारी दलों से जुड़े रहे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वो आरंभिक चटगांव रिवोल्यूशनरी ग्रुप का गठन करने वाले सूर्य सेन, नागेन सेन, अंबिका चक्रवर्ती, अच्चारू विकास दत्त के साथ 5 हस्तियों में शामिल थे। उन्हें दक्षिणेश्वर बम षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया और 17 अप्रैल 1924 को वाराणसी में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अमरनाथ जी यात्रा से पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल श्रीनगर में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह की भी बहुत जल्द सुरक्षा समीक्षा बैठक करने की संभावना है। तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। ये तीर्थ यात्रा इस साल 30 जून से 11 अगस्त के बीच 43 दिनों तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से हो रहा है। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 11वें ओवर में 2 विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से पराजित किया। पंजाब किंग्स ने हैदराबाद को 152 रन का लक्ष्य दिया था और हैदराबाद ने 7 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। भोपाल में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हरियाणा ने तमिलनाडु को शूटआउट में हराया। हरियाणा ने 11 साल बाद खिताबी जीत हासिल की है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में ओडिशा और कर्नाटक के बीच मैच 3-3 गोल से बराबरी पर रहा। इस समय मंजेरी में मणिपुर का मुकाबला पिछली बार के विजेता सर्विसेज से हो रहा है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में लू के हालात बने रहेंगे। मुंबई में आसमान रहेगा साफ। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं। जम्मू और लेह में रहेगा आसमान साफ। न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहने और 1 या 2 जगहों पर बूंदाबांदी का अनुमान है। इन शहरों में तापमान 12 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनॉथ 8 दिवसीय भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार को भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन वार्ता करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, देश भर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों से एक ही दिन में 3 लाख से अधिक लोगों को ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन प्रदान किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हुनर हाट जैसी पहल से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिल रही है। सेना कमांडरों का छमाही 5 दिवसीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया।
दुनिया भर में यीशु मसीह के पुनर्जीवन का प्रतीक ईस्टर त्योहार मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।